अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। उसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी माँ को हम आंटी शीरीन कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीन गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी उनका अदब माँ समझ कर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही फौत हो चुकी थी। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी, तभी उस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी, सभी उससे प्यार करते थे। उसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सभी उस पर रश्क करते, उसकी हमजोलियाँ उसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें उसकी अपनी बड़ी बेटी समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। उसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आनन फानन रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरीन साथ आई थीं। कहने लगीं कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थीं, उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े साने का सबब बन जाती है और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। उस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे, सर खुजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और उसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ उठती थीं। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से उसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रहकर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। उसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी ऐ काश एक बार और कहीं उसको देख पाऊं तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? उसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तफाक है। देखा होगा भी तो भी ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी। बेइख्तियार उसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेइख्तियार ही ये कलमात निकल गए, कभी नहीं। उस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता, मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मुबादा लेने के देने न पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। उसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी।
रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। उन दिनों जबकि मेरे 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पढ़े, तीसरा पीरियड खाली था, उसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल उसने ये किया कि बुशरा, क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है, वाले साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो अपने वालदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं उनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दे दी है वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वाले साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती? तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। अगर तुम वालदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊँगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है, मैंने रोते हुए कतईयत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैरबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर? वो कायल ना भी था तो मैंने उसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। उसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और न किसी की आंख खुले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अकबी की तरफ खुलता था उसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था। उसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे जहां उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बाहिफाजत मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे। यहाँ पुरसकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते रहे। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, उसके पास जाता हूँ। उससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रहाइश का सोचना है।
निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराए पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं, वो हमको तलाश करेंगे, उसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्किर होकर कहा, हाँ ये ज़्यादा संगीन मसला है, मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज करा सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, यकीनन उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। उस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी, मुआशरती हकायक और मुश्किलात जहन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी अफरियत मुंह फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ। देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना जब तक कि मैं ना आऊँ। दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना, मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, उसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलम बंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुद कुछ धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो उधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पल भर को आंख न लगी, शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बैरे ने एक बार दर बजाया मगर मैंने खोला और ना जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। उसने बताया कि मुनीर साहब शदीद जख्मी थे, खुद कुछ धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप उनके घर वालों को पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताइएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानहे की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहां कहो मैं पहुंचाने का इंतज़ाम कर देता हूं। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे एतबार न था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा है। तभी मैंने अपनी दानिश में चालाकी से काम लिया। बैरे को बुलाकर 2000 रुपये दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा, 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसी वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद मैं गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जाँ बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानेहा था, मगर मेरा उसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा, वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको उसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुँचा दूँगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो उसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था।
होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा उसका राब्ता उस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। उसके घर में ख़वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही उसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तगू की। फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी, चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा, इनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि इन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी। ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गले लगाकर कहती थीं, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुँचा दूंगी। उस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर उस जगह ले आई जिसको बाज़ारे हुसन कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाज़ा हुआ तो हक्का बक्का रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नज़र आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था। काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर काँप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी आंखें हैरत से फटने लगी कि उनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कज़न मनसब खान भी था। मनसब को देखकर समझ में न आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझको देखकर हैरान परेशान हो गया तो मैंने कहा, मनसब, मैं रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा, फिक्र ना करो। उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने वाला खाने की मालका को आड़े हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। उसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ, क्योंकि अभी मैंने इसको पैसे नहीं दिए। असल मुजरम होटल का बैरा इफ्तिखार है, उसका सामान भी उसी के पास है, वही इसे फ़रोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालिदा का भांजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, इसलिए बात नहीं निकलनी चाहिए, वरना ख़ानदान की बदनामी होगी। गलती से इन बदमाशों के हाथ चढ़ गई। शुक्र है हम यहाँ बर वक्त आ गए। बहरहाल मैं सुबह ही उसको घर ले जाऊँगा। तुम इफ्तिखार से उसका बैग बरामद कराओ जिसमें इसका शनाख्ती कार्ड, जेवर और नकद रकम है। वो रात मैंने मनसब के साथ गुजारी। गरचे मेरा दिल मुनीर के लिए दुख से भरा हुआ था, मगर मैंने मनसब पर यह जाहिर न होने दिया कि मुझको मुनीर का दुख है और मैं उसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने उसको मोहलत न दी। अल्लाह ताला ने उसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था, मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला न था, इसलिए मुझे इस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया, मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मैं ज़ारों के तार रोई तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी। मगर अब क्या फ़ायदा था? लूट लेने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है इसको माफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज्जत उस बाजार में नीलाम होने से बच गई। उस रोज़ अगर मैं अपने उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ ना जाता तो न जाने उस पर क्या क़यामत गुजर जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया। और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत उसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर अम्मी अब्बू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी न करते थे, मगर मारपीट से काम नहीं लिया कि उसमें उनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अब्बू को यकीन दिला दिया था कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब कोई उससे बदसलूकी न करे और न घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की
अब वो एक ही आस था। एक रोज़ उसका फ़ोन ना आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया, तुमको पता है जिस रात मैं तुमसे बात नहीं करता तो रात गुजरने का नाम नहीं लेती, और तुम हो कि बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने, छुप ना जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी मंगनी उसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझसे शादी करने के लिए उसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी, जो मेरी अम्मी को किसी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी अम्मी के सामने हम बात ना करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती। ताहम फ़ोन पर उसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था। फिर उसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा उसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फ़रा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। फ़रा उसके चचा की बेटी थी और उनका घर करीब ही था। मजबूरन मैंने अम्मी से कहा कि फ़रहा बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊँ? वो बोली, हरगिज़ नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फ़रहा के यहाँ जाने का? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की, अम्मी जाने दो ना, भैया छोड़ आएगा। हरगिज़ नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में फ़रहा के घर से उसका छोटा भाई आ गया कि फ़रहा बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब अम्मी का दिल पसीजा, बोली तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। उसी दम वो फ़रहा के घर चली गई। उनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल उसने फ़रहा के भाई को भेजा था, अम्मी घर पर ना थी। अब हम बात कर सकते थे। तब उसने कहा, बुशरा तुम माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएंगी, वो ज़िद की पक्की हैं। ये नामुमकिन है, तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है। तुम जानते हो तुम उनको राज़ी कर सकते हो तो कोशिश करके देखो। मैं उनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? उसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रहे हो? मनसब, एक बार पहले भी मैं इस राह से गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश तो करो। उसने कहा, आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। उसकी माँ ने मेरी माँ से कहा। अम्मी ने उस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था? अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तू मर क्यों ना गई बेहया? पहले एक के साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा? तुमने डोरे डाले भी तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है बेगैरत। तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लग गई। अम्मी उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हों। उसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनसब का फ़ोन था। उसने कहा, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत पर आसिया से शादी नहीं करूँगा, और तुम अपनी इस्मत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती? जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से। हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे उकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आती रहीं। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया,
कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। उसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं। आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और अहानत करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गरचे ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रुकी, मैंने इधर उधर देखा, मनसब मुझे कहीं दिखाई ना दिया। 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे, मेरे करीब आ गए और आंख मार कर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। तो वो कहकहे लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है, ऐसा ही लगता। दूसरे ने कहा, तो चलेगी हमारे साथ? उनके कहकहे मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। ज़माने की तो आदत है धोखा देने की, फिर भी दिल यही कहता था नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी? ख़ास तौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ़ कर दिया था, हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। मनसब था, मगर साथ अब्बू भी थे। अब्बू को देखकर जान निकल गई। अब अब्बू और मनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए। मुझे वहां छोड़कर अब्बू और मनसब चले गए निकाह का इंतज़ाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था। अब्बू ने खुद मेरा निकाह मनसब से कराया और मुझे उसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। उन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ ना बताया कि क्या हुआ है। जानते थे कि अम्मी ना सिर्फ हंगामा बर्पा कर देंगी बल्कि अब्बू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भांजी के होने वाले सरताज को अपने सर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद एक रोज़ दरवाज़ा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धक्का दिया, मैं गिरते गिरते बची। मनसब ने संभाल लिया। भाई चिल्ला रहा था कि मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा। मनसब ने उनको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रुका। तब मनसब ने मेरे भाई को बता दिया कि उसका और मेरा बंधन आपके वाले साहब की रजामंदी से हुआ है और तस्वीर उसको दिखा दी जिसमें मेरा और मनसब का निकाह हो रहा था और अब्बू भी उस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। मनसब ने कहा, यह सब तुम्हारे वाले साहब की मनसूबाबंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालिदा किसी सूरत न मानती थी तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद अब्बू फौत हो गए। अम्मी को असल हकीकत पता चल चुकी है। मैं शबो रोज़ उनका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद उन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है। लेकिन मैं सब लड़कियों को ये पैगाम दूंगी कि ये गलती ज़िंदगी में कभी ना करना। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।